Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड सोशल केस वर्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सोशल केस वर्क क्या है। तो सोशल केस वर्क को व्यक्तिगत समाज कार्य भी कहते हैं। तो सोशल केस वर्क जो होता है ये हमारा प्राइमरी मेथड होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सोशल वर्क जो है इसमें दो तरीके से मेथड बटे होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेथड और सेकंड होता है सेकेंडरी मेथड, और ये 6 जो मेथड हमारे होते हैं वो इसी में बटे होते हैं। तो सोशल केस वर्क जो होता है वो मुख्यतः फोकस करता है जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट कर रहा है खुद को, और खुद का डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, और क्या वो सेटिस्फाइड है अपने जो फंक्शंस वो कर रहा है उस इन्वायरमेंट पे रह के। और ये मुख्यतः ध्यान दिलाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने लाइफ को बेटर बना सकता है रिगार्डिंग अपनी फैमिली लाइफ हो उसकी, या कोई बच्चा है वो स्कूल में कैसे खुद को बेटर फंक्शन कर सकता है, या हाउसिंग आपका हो गया, हॉस्पिटल, मेडिकल केयर फैसिलिटी, बाकी ऐसे जो भी जगह है जहाँ पे एक व्यक्ति रहता है और फंक्शन करता है वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, वो अपना जो एक परफॉर्मेंस है या फंक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाता है समाज में। जो उसका रोल है वो उसको अच्छे से नहीं निभा पाता है किसी कारण से, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जब ऐसा होता है कि वो अपनी जो इंटरेक्शन है उसको बढ़िया से नहीं कर पा रहा है, लोगों से बातचीत करने में उसे समस्या आ रही है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में समस्या आ रही है, या उसका जो भी दायित्व है उसको निर्वहन करने में उसको समस्या आ रही है, तो ऐसे में एक व्यक्ति के बारे में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक प्रोसेस होता है वो केस वर्क होता है। वहाँ उस व्यक्ति की जो छोटी से छोटी समस्या है उसके बारे में गहन जानकारी प्राप्त की जाती है केस वर्कर द्वारा, और वो उसकी स्टडी करता है। फिर जो क्लाइंट होता है हमारा यहाँ पे, जो आपका जो प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को होगी, जो समस्या में होगा, उसे हम यहाँ पे क्लाइंट कहते हैं। तो वो जो समस्या में होता है उसकी हेल्प करता है कि वो खुद को कैसे इम्प्रूव कर पाए, खुद को कैसे डेवलप कर पाए, कैसे खुद को एडजस्ट कर पाए उस इन्वायरमेंट में परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन करने के लिए बेहतर तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो ये डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो व्यक्ति होगा उसके फैमिली और इंडिविजुअल दोनों को देखा जाएगा। मतलब कि वो जो व्यक्ति है उसकी उसके बारे में तो हम इन डेप्थ स्टडी करते ही हैं, गहन अध्ययन करते ही हैं, साथ ही साथ उसके पारिवारिक और जो उसका जो चारों तरफ का वातावरण है, सामाजिक वातावरण, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं जब उसकी समस्या को समाधान करना होता है। और जो इसमें ये सारे कार्य को जो सोशल वर्कर कर रहा होता है उसे हम केस वर्कर के नाम से जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो जो है आपका जो क्लाइंट होगा उसको सपोर्ट और गाइडेंस देता है केस वर्क के दौरान। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसे हिंदी में लिखा है, तो हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आता है डेफिनेशन, जो परिभाषा दी गई है पर्लमैन के द्वारा 1954 में। उनका कहना था कि जो सोशल केस वर्क होता है ये एक प्रोसेस होता है। मतलब कि आपका ये एक कह सकते हैं एक प्रक्रिया होता है जो जो सोशल वेलफेयर एजेंसी होती है, सामाजिक कल्याण एजेंसी होती है, वो किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से, प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए और उसका समाधान करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ये इन्होंने पर्लमैन ने अपना ये डेफिनेशन दिया था। इसके बाद जो मैरी रिचमंड है, इनका जो डेफिनेशन है, परिभाषा इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा था कि हम सोशल केस वर्क को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं जो कि जो सामाजिक जो केस वर्क, व्यक्तिगत जो कार्य है, सोशल केस वर्क जो है वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने की कला के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, लोग अपने और समाज को बेहतर हासिल करने के लिए उनके सारे सहयोग कर रहे होते हैं। मतलब ये इनका कहना था कि जो सोशल केस वर्क होता है वो लोगों को जो डिफरेंट उनकी थिंग्स हैं जो लोग करते हैं, मतलब अलग अलग जो चीज़ें कर रहे हैं, उसको कैसे वो बेहतर ढंग से कर पाए, कैसे उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, कैसे वो एक सोसाइटी में एक बेटर पर्सन के तौर पे रह पाएँ। मतलब जो एक स्वस्थ मनुष्य जिस तरीके से लोगों से इंटरैक्ट करता है, मिलता-जुलता है, अपने काम को अच्छे से करता है, वो कैसे कर पाए, इस पे कोऑपरेट करने को वो सोशल केस वर्क करते हैं। कि मतलब यहाँ जो सोशल वर्कर होगा वो सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा जो आपका केस वर्कर जो होगा वो सपोर्ट करेगा जो क्लाइंट है उसको, कि वो अपने सारे काम को बेहतर तरीके से कर पाए, अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और ये सारी चीज़ें वो खुद कर रहा होगा। जो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और गाइड करने के लिए सोशल केस वर्कर होता है, वो खुद से सारी चीज़ें नहीं करता है, वो बल्कि जो क्लाइंट है उनको इस तरीके से हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि वो खुद से अपनी चीज़ों को अच्छे से सपोर्ट करके हेल्प लेके कर पाए।
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो केस वर्क में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हमेशा जब भी आप केस वर्क से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे या केस वर्क कहीं पे आप देख रहे होंगे, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें है आपका सोशल रोल्स, जिसे सामाजिक भूमिकाएं कहते हैं। सोशल रोल्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस जो हमारे वीडियोज़ हैं वहाँ डिस्कशन किया हुआ है। फिर आता है आपका सोशल फंक्शनिंग, मतलब समाज में आप किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, आप अपने जो मतलब आपके दायित्व हैं उसको कैसे निभा रहे हैं, कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नीड असेसमेंट मतलब कि जो आवश्यकताएँ हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि किसे क्या आवश्यकता है, क्लाइंट को क्या ज़रूरत है। इसको हम डिटेल में भी बात करेंगे अभी। इसके बाद आता है आपका एडॉप्टेशन, सोशल एडॉप्टेशन की बात की जाती है। फिर आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट और पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट। ठीक है, आइए चलते हैं हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो सोशल रोल्स क्या होता है? सोशल रोल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कुछ ऐसे सेट ऑफ एक्शंस होते हैं। एक्शंस मतलब आपकी जो आप क्रियाएँ करते हैं, है ना? आपका फंक्शन करने का जो भी होता है, आपका एटीट्यूड किस प्रकार का है, आपके कमिटमेंट्स, प्रिविलेजेस और एक्सपेक्टेशन सर्टेन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि आप एक समाज में रह रहे हैं, आप एक व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे आपकी कोई भूमिका होगी। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी आप अपने कॉलेज में होंगे, पढ़ रहे होंगे, या आपने बचपन में आपने जब आप कॉलेज में रहे होंगे या बचपन में आप स्कूल में रहे होंगे, तो लोग आपको एक स्टूडेंट के तौर पे जब देखते होंगे तो आपके प्रति उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, है ना? वो किस तरीके का एटीट्यूड आपका देखना चाहेंगे, एक्शंस आपका देखना चाहेंगे। एक एक्सपेक्टेड पैटर्न कह सकते हैं हम, जो कि समाज द्वारा हमारे लिए तय किया जाता है कि हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे। इसे एक व्यवहार के तौर पे लीजिए कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है लोगों के साथ। सोशल रोल्स में ये सारी चीज़ें अब किया जाती हैं। तो एक स्टूडेंट जब होगा तो उससे लोग क्या सोचेंगे कि वो किस तरीके का हो, कि वो अपने क्लास में टाइम पर आए, है ना? अपनी सारी क्लासेस अटेंड करे, जो प्रोफ़ेसर पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं लेक्चर को वो अच्छे से सुने, उसको अपने अंदर आत्मसात करे, है ना? अपने नोट्स बनाए। ये सारी चीज़ें क्या है, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़े, अपने जो असाइनमेंट मिल रहा है उसको टाइम पे कंप्लीट करे। तो ये एक स्टूडेंट का रोल है ना? तो ये इसी तरीके से ये कुछ हमारे रोल्स होते हैं। वैसे ही हमारी सोसाइटी में हर तरीके से अपने कुछ-कुछ रोल्स तय किए गए हैं, और जब हम इनसे उलट के कुछ चीज़ें करते हैं, इसके अपोज़िट में कुछ करते हैं, तो क्या होता है कि लोगों का ये जो समाज में हमें एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि भाई ये अपने जो फ़ंक्शन जिस तरीके से इसे करना चाहिए इस व्यक्ति को, ये नहीं कर रहा है। जैसे कि स्टूडेंट होगा, अब वो क्लास में जब चीज़ें पढ़ाई जा रही होंगी, लेक्चर दिया जा रहा होगा, उस टाइम पे वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। तो क्या वो देखा जाएगा कि ये एक स्टूडेंट है, लेकिन ये अपने जो रोल है उसको अच्छे से कह सकते हैं परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही हमारे सोशल रोल्स होते हैं। आप आप अपने परिवार में जैसे कि हम कह सकते हैं आप आपके पेरेंट्स के डॉटर या सन होंगे, है ना? बच्चे, आप उनके बच्चे हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके भाई-बहन होंगे तो आप उनके लिए सिबलिंग्स हैं। वो आपके सिबलिंग्स हैं। ये आप लोगों का रोल है एक-दूसरे के साथ। फिर आप स्कूल में आप एक स्टूडेंट हैं या कॉलेज में आप एक स्टूडेंट हैं, है ना? और आप कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप वहाँ के एम्प्लॉयी हैं। तो आपका हर जगह पे जो रोल है, वो अलग-अलग है। ठीक है? तो वो रोल्स आपके होते हैं सोशल रोल्स, जो समाज समाज में आपकी जो अलग-अलग भूमिकाएँ हैं। ये हिंदी में भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और सोशल रोल्स हमेशा इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसको लोग एक अपेक्षित होता है लोगों का कि आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, है ना? समाज आपको उसी तरीके से देखती है। हम बात कर लेते हैं जो रोल ऑफ सोशल केस वर्कर है, मतलब एक जो समाज समाज व्यक्तिगत कार्यकर्ता जो होता है, वो किस तरीके से क्या रोल उसके होते हैं। पहला जो हम देखते हैं वो है असेसमेंट एंड प्लानिंग। मतलब जब भी देखिए, अब सोशल केस वर्कर क्या है, केस का मतलब आप किसी एक किसी गहन मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? उस केस के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में आप एकदम डीपली जब जाते हैं तो ये केस वर्क आपका आता है, या केस स्टडी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी कहीं पे जाएँगे, कोई व्यक्ति प्रॉब्लम के साथ आपके पास आएगा, तो आप क्या करेंगे? आप उसका जो उसकी प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे, है ना? कि भाई प्रॉब्लम क्यों है? आप सीधे ऐसा किसी ने, आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप डॉक्टर को बताते हो कि पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है? पेट में दर्द हो रहा है तो क्या वो सीधे आपको दवा लिख के दे देता है? नहीं, वो आपसे पूछता है, कुछ सिम्पटम्स वो आपको बताएगा और कुछ चीज़ें वो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई, रात में आपने कुछ ऐसा उल्टा-सीधा तो नहीं खाया था, या आपको कोई ऐसा तो नहीं, आप कोई दवा ले रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, या ऐसा तो नहीं कि आपको कोई पहले से प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है? आपको डायग्नोज़ कर रहा है, आपकी चीज़ें पता कर रहा है कि मतलब कुछ ऐसा पहले से तो नहीं है। उसके बाद वो सारी चीज़ें देखता है कि हाँ भाई ठीक है, तो उस हिसाब से वो आपको दवा देता है कि इतने दिन की दवा है, ये करना है आपको। इसके बाद आप बताइएगा, आपको बेहतर लगेगा तो आप आइएगा। हम आपको आगे का बताएँगे या जो भी होगा, ठीक है? तो उसी तरीके से प्रॉब्लम को असेसमेंट के दौरान जो क्लाइंट है उसकी समस्या को समझा जाता है। नीड से यहाँ मतलब है कि नीड का मतलब कि जो आपका क्लाइंट होगा, उसकी क्या समस्या है, उसको क्या ज़रूरत है, क्या सपोर्ट या हेल्प चाहिए आपसे, ठीक है?
तो यहाँ पे आप असेसमेंट करेंगे एज अ केस वर्कर और प्लानिंग करेंगे कि उसका जो समस्या है उसका समाधान करना है, तो क्या टूल्स और टेक्निक्स यूज करने हैं और क्या प्रोसेस होगा आपका, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखोगे। हमेशा आप देखोगे, क्योंकि हमारा जो सोशल वर्क है इसका प्रिंसिपल है कि हर व्यक्ति जो है वो यूनिक है अपने आप में। तो ऐसा आपको ध्यान में हमेशा रखना होता है कि आप हर व्यक्ति को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं उसके प्रॉब्लम के हिसाब से। उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने के बाद। प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है, जैसे डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक समस्या है, लेकिन उसके पीछे का कारण अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी को करियर को लेकर कोई करियर में उसकी कोई प्रॉब्लम होगी जिसके कारण वो डिप्रेशन में होगा, किसी का फैमिली प्रॉब्लम होगा, किसी का अपना पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम होगा, किसी का अपने जॉब में कोई प्रॉब्लम होगा, किसी की स्टडी को लेकर कोई एग्जामिनेशन है उसको लेकर किसी को प्रॉब्लम होगा। तो डिप्रेशन है बट उसके पीछे का कारण अलग है। तो उसकी समस्या डिप्रेशन की दवा देने से सिर्फ नहीं होगा, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको काउंसलिंग किस चीज़ की देनी है, ये सारी चीज़ें आप करोगे। तो असेसमेंट एंड प्लानिंग में आपका ये आ जाएगा। फिर आपका आता है एडवोकेसी एंड सपोर्ट, जिसमें आप जो आपका क्लाइंट होता है आप उसको सपोर्ट करते हो, उसकी इमोशनल जो समस्याएँ हैं उसको समझते हो, उसको जो सपोर्ट चाहिए इमोशनली आप असिस्ट करते हो। यहाँ पे आपको इमोशनली असिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर वो रो रहा है तो आप बेड में जाके के उसके साथ सहानुभूति दिखाएँ और रोना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। आप उसकी प्रॉब्लम को आप इस तरीके से शो करते हो कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम है और इस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब उसको ऐसा फ़ील होगा, आप ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे उसको कि वो समझ पाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है सामने बैठा हुआ, ये मेरी समस्याओं को समझ रहा है कि मेरे पीछे जो मेरी समस्या है उसका क्या कारण हो सकता है। तो वो आपको एक आप एनवायरनमेंट दे रहे हो कि वो अपने बारे में खुल के बता सके। ठीक है? इसके बाद आपका आता है क्राइसिस इंटरवेंशन। ये जो इमरजेंसी के दौरान जो क्राइसिस मैनेजमेंट आता है आपका, ये इंटरवेंशन आता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी फैमिली उसने खो दी है, वो ट्रॉमा में है, या फिर आप देखते हो ना जो अर्थक्वेक या ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है या कहीं पे कुछ ऐसे मैन मेड डिज़ास्टर भी होते हैं। जैसे अभी देखिए आप देख रहे होंगे युद्ध जो ये चीज़ें चल रही थी, आप यूक्रेन वगैरह का देख रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे हमला हो रहे थे, वहाँ के लोग कितने परेशान थे। फिर उसके बाद अभी जो एक हमला चल रहा है, न्यूज़ में आपने देखा होगा, हमास और आपका जो इज़राइल है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, वहाँ पे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ही ऐसे सामने से उन्होंने ऐसी विचलित घटनाएँ देखी हैं जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी समस्याओं से निकलने के बाद व्यक्ति खुद से अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है, वो मेंटली स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे में जो इमरजेंसी में जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, केस वर्कर जो इमोशनल सपोर्ट देता है और जो काउंसलिंग की जाती है, वो आपका क्राइसिस इंटरवेंशन जो होगा वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपका आता है रिसोर्स कनेक्शन। कई बार क्लाइंट के पास ऐसी रिलेवेंट चीज़ें उसे नहीं आइडिया होता है कि वो जो उसे हेल्प चाहिए या जो रिसोर्स उसे चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे में जो सोशल केस वर्कर होता है वो सपोर्ट करता है। अगर एजेंसी की ज़रूरत है, वहाँ से सपोर्ट की ज़रूरत है क्लाइंट को, तो वो वहाँ पे उसे ले जाएगा, वहाँ से उसकी हेल्प कराएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो उसे बताएगा कि किस तरीके से वो रिसोर्स जो है वो उसका यूज़ कर पाएगा या उसको कैसे अ, ले सकता है, ठीक है? इसके बाद आता है आपका काउंसलिंग एंड एजुकेशन, जैसे कि जहाँ पे आप देखोगे केस वर्कर स्कूल केस वर्कर होते हैं, है ना? वहाँ पे वो बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब बच्चे निकल के आते हैं स्कूल से कॉलेज में, तो उस टाइम पे उनके सर पे बहुत सारा बर्डन होता है कि कैसे वो एग्ज़ाम क्वालीफाई उन्हें करना है या फिर करियर कहाँ बनाना है, या नए-नए जब वो आते हैं स्कूल के एक सेफ एनवायरनमेंट से कॉलेज में, तो उन्हें लगता है कि वो वहाँ पे कैसे फ्रेंड्स बनाएँ, क्या करें? बहुत सारी समस्याएँ होती हैं उस टाइम पे टीनेज एज में या ऐसी। तो वहाँ पे जो एक केस वर्कर होगा वो गाइडेंस और काउंसलिंग का अपना हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स को कि वो कैसे उस प्रॉब्लम को कोप कर पाएँ उस प्रॉब्लम से, ठीक है? इसके बाद आपका एम्पावरमेंट एंड स्किल्स आता है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है कि वो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, है ना? एंग्जायटी हो रही है उसे कैसे डील करें, या उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वहाँ पे वो एक फ़ियर है पब्लिक में कैसे बात करने का, ये सारी चीज़ें होती है लोगों के साथ, जो एक लेवल पे उनका बढ़ जाता है। वहाँ पे उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पे केस वर्कर वहाँ पे उन्हें काउंसल या सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि कैसे वो खुद को इस तरीके से बिल्ड कर पाएँ या डेवलप कर पाएँ जिससे उसे हेल्प मिले। इसके बाद आपका एक जो होता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आप केस वर्कर जो होता है इसका ये बहुत ज़रूरी कह सकते हैं एक स्किल भी होना चाहिए, और उसका ये रोल है कि जो भी वो केस स्टडी कर रहा है, जिस केस को उसने लिया हुआ है, उसका जो भी प्रोसेस है, वो उसको बहुत ढंग से और कॉन्फिडेंशियल तरीके से रिकॉर्ड करे। ऐसा ना हो कि कोई जो डेटा है
या किसी जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, उसकी प्राइवेसी भंग हो, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसके बाद आपका आता है प्रमोट जस्टिस, जो एडवोकेट करना होता है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जहाँ पे ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत है, केस वर्कर है जो देखेगा कि कहीं पे ऐसा है, जो उसका क्लाइंट है उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो वहाँ पे उसके लिए अपनी आवाज़ उठाता है, उसको सपोर्ट करता है, उसके लिए एडवोकेसी करता है, ठीक है? ये अधिकतर आप देखोगे जैसे कि बहुत सारे ऐसे घरेलू हिंसा वगैरह, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, या ट्रांसजेंडर्स के साथ जो भेदभाव होता है उसको लेकर, या ऐसे बहुत सारे मतलब जो ऐसे लोग हैं जो अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हैं उस टाइम वो उस तरीके से प्रिपेयर नहीं है, वहाँ पे एडवोकेट करने का काम करता है केस वर्कर। फिर आपका आता है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जो भी आप काम कर रहे हो एज अ केस वर्कर, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सही दिशा में अपना काम कर रहे हो या नहीं, जो प्लान आपने बनाया था क्या वो प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, ये ध्यान देना। और इसके बारे में आपको अपने बारे में एक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता चला जब आपने जो प्लान किया है अगर वो सही दिशा में नहीं जा रहा होगा, तो जो रिजल्ट आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल आपका जो केस जो है वो सॉल्व हो पाए, वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो एक सोशल केस वर्कर है उसके अंदर, ये रोल्स के अंदर आता है, ठीक है? और ये डिफरेंट आपका जो भी डिफरेंट जो आपके सेटिंग्स होते हैं उसमें होगा। आप देखोगे स्कूल में भी आपको केस वर्कर मिल जाएँगे, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएँगे, इसके अलावा जो सोशल वर्क की जो वेलफेयर एजेंसीज़ होती हैं वहाँ पे आपको मिल जाएँगे, है ना? तो ये हर जगह पे आपको मिलेगा, कोई एक जगह पे नहीं है, ठीक है? ये आपको हिंदी में भी यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने इसे समझा दिया है, आप इसको हिंदी में एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आता है आपका सोशल फंक्शनिंग। सोशल फंक्शनिंग क्या होता है? ये एक व्यक्ति के बारे में बताता है कि कोई जो व्यक्ति है, वो किस तरीके से खुद को अपना जो एक समाज है, जो एक उसका एनवायरनमेंट है, उसमें कैसे खुद को कह सकते हैं परफ़ॉर्म कर रहा है ना? जैसे कि इसमें आ जाएगा कि वो लोगों के साथ कैसे मतलब वो जो उसका काम है, वो किस तरीके से कर रहा है, लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, वो लोगों से व कैसा उसका व्यवहार है, उसके रिश्ते कैसे हैं, उसके फैमिली के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे, वो खुद को कैसे अपनी देखभाल कर रहा है ना? और जो कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ है, सामुदायिक गतिविधियाँ मतलब कि आपका जो भी जो सोसाइटी में जो फंक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें वो कैसे खुद को पार्टिसिपेट करा रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी फंक्शन में आ जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति किस तरीके से फंक्शन करेगा, जब वो अपने काम को अच्छे से कर रहा होगा, अपनी देखभाल कर रहा होगा, फैमिली और बाकी लोगों के साथ उसका रिश्ता अच्छे से सब कुछ हो रहा होगा, तो वो मतलब कि अपना फंक्शन अच्छे से कर रहा है। लेकिन जब इन्हीं सभी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसका लोगों के साथ देखेंगे आप कि कुछ लोग होते हैं समाज से कटने लगते हैं, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करने लगते हैं, या ऐसा होता है कि उनका वर्क प्लेस पे हमेशा झगड़ा ही होता रहता है किसी कारण से, या कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये यहाँ पे वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है जो क्लाइंट है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, केवल एक कारण नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं है, जिसके कारण से उसे स्ट्रेस, एंग्जायटी या ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रिलेशनशिप उसका अच्छे से लोगों के साथ नहीं बिल्ड हो पा रहा है, तो वो व्यक्ति तनाव में हो सकता है, या वो लोनलीनेस फ़ील करता है, या ऐसे वो खुद को मतलब एक तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकता है, कोई नशीले या मादक पदार्थों का सेवन कर रहा हो, तो उसके साथ ये समस्या हो सकती है। बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। इनको समझने के लिए हमें एक केस वर्कर को अगर हम कहें इस तरीके से उस इंडिविजुअल व्यक्ति जो व्यक्ति है उसके बारे में इस तरीके से स्टडी करना होगा, उसको असेस करना होगा, है ना? कि उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो पता करें, उसके बारे में डीप स्टडी करना, सारी चीज़ों का पता लगाना कि इस व्यक्ति का जो फंक्शन करने का जो तरीका है, मतलब जो एक समाज में जिस तरीके से उसे क्रियाकलाप करना चाहिए, जो उसका जो एक स्वस्थ मनुष्य करता है, वो नहीं हो रहा है, उसके बारे में पता करना और उसको सॉल्व करना एक केस वर्कर का काम होता है। तो सोशल फंक्शनिंग का मतलब यही है कि समाज में आप किस तरीके से जो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको आप किस तरीके से निभा रहे हो, ये आपका सोशल फंक्शनिंग में आ जाता है, ठीक है? इसको बहुत ही कोई बड़ी चीज़ समझ के मत समझिए, आप इसको जनरल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? और ऐसे में जब व्यक्ति ये सारी चीज़ें जब सोशल फंक्शनिंग करने में उसे प्रॉब्लम आती है, तो उसे समस्या जब होती है तो उसे हेल्प की ज़रूरत होती है और ऐसे में हेल्प कौन करता है? आपका केस वर्कर हेल्प करेगा या जो भी पब्लिक एजेंसी होगी वो वहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है? अब देखिए रोल जो सोशल केस वर्क है उसमें सोशल फंक्शनिंग क्या है जो सोशल केस वर्कर है उसका। तो इसमें जो केस वर्कर होता है वो ट्राई करता है कि कैसे जो क्लाइंट है, क्लाइंट का मतलब आपको हमने पहले ही बताया है कि जो व्यक्ति समस्याग्रस्त है, प्रॉब्लम में है, ठीक है? तो उसकी जो क्षमता है उसका आकलन करने का काम जो है वो सोशल केस वर्कर करता है। क्योंकि भाई सोशल फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो चेक करेगा ना कि क्यों नहीं हो रही है, तो उसकी क्या कैपेसिटी है ना? उसके बारे में असेस करता है। फिर दूसरी चीज़ है कि वो लोगों के साथ जो व्यक्ति है वो किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है ना? कैसे लोगों से उसका जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है? समाज में वो कैसे काम-काज अपना जो है कर रहा है? क्या वो सक्षम है उस तरीके से काम करने में? लोगों से क्या वो इंटरैक्ट कर पा रहा है जिस लेवल पे उसे करना चाहिए? ये सारी चीज़ें पता करता है।
इसके बाद वो देखता है कि जो व्यक्ति है उसका जो उसे लक्ष्य उसने बनाए हैं, ठीक है, क्या वो उसको अचीव करने के लिए कैपेबल है, क्या उसकी पर्सनालिटी में वो सारी जो कह सकते हैं जो खूबियां होनी चाहिए, क्या वो है, वो सारी चीज़ों को असेस करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में वो स्टडी कर रहा होगा जो समस्या में होगा, ठीक है। उसके बाद केस वर्कर जो होता है वो ये सारी चीज़ें देख लेता है कि हाँ भाई जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका इंटरेक्शन इंटरपर्सनल जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो किस तरीके का है। ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद केस वर्कर जो होता है वो अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज जो है, जो उसकी स्किल्स हैं, है ना, और जो उसके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, उनको वो इस तरीके से यूज़ करता है कि जो व्यक्ति समस्याग्रस्त है, जो क्लाइंट है, उसको वो इस तरीके से इनेबल कर सके, मतलब कि इस तरीके से वो उसको बना सके। इनेबल करने का मतलब उसको उस तरीके से ढालना उस व्यक्ति को, ठीक है। इस तरीके से उसको डेवलप करने में उसकी हेल्प करेगा कि जो व्यक्ति है वो अपनी जो सोशल सिचुएशन है, उस समस्या जो उसमें उसको समस्या आ रही है, उस समस्या को वो समझे, जाने और एक नए तरीके से नए नए जो उसका कहेंगे एक नए सोच के साथ उस समस्या को सुलझाने पर अपना फोकस करे, ठीक है। तो जो केस वर्कर है वो सारी चीजें हैं, वो एक प्रॉब्लम को पहचानने से लेकर उसको सॉल्यूशन तक जो काम करता है वो सोशल फंक्शनिंग के लिए, इसमें वो उसका रोल में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट का क्या मतलब है? नीड असेसमेंट का यहाँ पे मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझना, है ना। असेसमेंट जो होता है आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है ना केस वर्क या सोशल वर्क का, वो असेसमेंट में आता है। क्योंकि आप जब सबसे पहले किसी व्यक्ति से मिलोगे, जब उससे आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, रैपिड बिल्डिंग करते हो, तो आप क्या करते हो, उसकी समस्याओं को सुनते हो, है ना। आप उसकी प्रॉब्लम को जानना चाहते हो कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के पीछे के कारण को पता करते हो, तो सबसे पहले आप यही करोगे ना, तभी तो आप बाकी के स्टेप्स कंप्लीट करोगे। तो नीड असेसमेंट में आप जो आपका क्लाइंट है उसकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करते हो और फिर उसी के हिसाब से आप देखते हो जो भी चीज़ें होती है उसके जो उसकी इन्फॉर्मेशन जो होगी उससे आप कलेक्ट करोगे क्लाइंट से। फिर उसके आसपास के जो लोग होंगे जो कंसर्न ग्रुप होगा आसपास का, उसके जो लोग होंगे, फैमिली होगा, आप वहाँ से कुछ चीज़ें आप डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। फिर उसको एक सिस्टमैटिक वे में आप एक सही मेथड का यूज़ करके, जो आपके पास स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसको यूज़ करके आप क्या करोगे, उसके जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी आपके पास एक प्लानिंग होगी, आप उसको फिर इम्प्लीमेंट करोगे, है ना। तो ये आपका नीड असेसमेंट में आप उसकी समस्या को समझ रहे हो, उसके पीछे का कारण समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से इन डेप्थ आप उसके बारे में सब कुछ एनालिसिस कर रहे हो कि क्या समस्या है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है नीड असेसमेंट में। अब ये सेम चीज़ यहाँ पे हमने जो भी डिस्कस किया वही है कि आप जब नीड असेसमेंट का मतलब यही है कि आप आपको एक बेसलाइन प्रोवाइड होता है, बेसलाइन डेटा, मतलब आप कहीं कभी जाओगे तो किसी की समस्या में क्या समाधान है, किसी मान लीजिए आप कोई एग्जाम कराने जा रहे हो कि बच्चों में किसी कोई आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप ये आप कोई जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें आप अगर कोई मेडिसिन देने वाले हो किसी व्यक्ति को, है ना, तो आप पहले उसको चेक करोगे ना कि पहले उसका जो मेडिसिन के पहले उसकी स्थिति क्या है, तो आप एक असेसमेंट उसका करोगे। फिर उसके बाद उसका जब मेडिसिन दोगे उसके बाद उसका असेसमेंट करोगे, तो देखोगे क्या पहले बिना दवा के या बिना मेडिसिन के व्यक्ति का तबीयत कैसा है या उसकी जो बीमारी है जिसमें आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो वो कैसा है, उसके बाद क्या है। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए है, समझाने के लिए सिर्फ। तो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो आपको एक बेसलाइन डेटा मिल जाएगा ना पहले बिफोर एक्सपेरिमेंट, तो आप उससे पता आप तभी तो कंपेयर कर पाओगे कि हाँ कि चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो सेम यहाँ पे जो नीड असेसमेंट होता है वो आपको बेसलाइन डेटा प्रोवाइड करता है। जब आप इवैल्यूएशन करोगे अपने काम का, आप जो भी आपने अपना प्लान इंप्लीमेंट किया होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा वहाँ पे कि आपका जो प्लान था या जो आपका प्रोसेस था वो सही ढंग से हुआ या नहीं। इसके अलावा ये आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है जो प्रॉब्लम्स थी, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या टूल्स टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो नीड असेसमेंट में आपका गोल, जब आप गोल कोई बना रहे हो, कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको असेसमेंट के लिए क्या क्या हेल्प चाहिए होगा, किस तरीके से आप उस क्लाइंट को असेस कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप इसी दौरान अपना डिसाइड करते हो, गोल क्या बनाना है, क्या टूल्स यूज करने हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आप असेसमेंट से ही पता कर पाओगे, क्योंकि आपके पास जब डेटा आएगा आप उस पे देखोगे कि
क्योंकि हर समस्या का समाधान एक ही तरीके से नहीं होगा, हर टूल या टेक्निक आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हो, सबके लिए अलग-अलग टूल और टेक्निक अपना-अपना होगा। तो वहाँ पे आप ज़रूरत देखोगे उस हिसाब से, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को डिप्रेशन की समस्या है, तो हो सकता है कि कोई काउंसलिंग से ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रहा होगा, किसी को मेडिसिन भी सपोर्ट में चाहिए होगी। तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? जब तक आप उसकी समस्या को अच्छे से समझोगे नहीं, तो आप नहीं पता कर सकते हो कि उसे दवा की भी ज़रूरत है या सिर्फ़ उसकी काउंसलिंग से उसका मतलब उसे स्ट्रेस है, काउंसलिंग के थ्रू वो चीज़ें हेल्प हो सकती हैं, या मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप असेसमेंट के थ्रू ही जान सकते हो। ठीक है? तो नीड असेसमेंट के किस लिए ज़रूरी है, या मैं आप पे जान लिया है। कुछ इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, कि जैसे कि जो गवर्नमेंट या एजेंसीज़ होती हैं, वो कोई पॉलिसी या प्रैक्टिसेज़ जो बनाती हैं, वो इसी पे बनाती हैं, है ना? अगर मान लीजिए कि गरीबी हटाना है, तो गरीबी हटाने के लिए हमें पता तो करना पड़ेगा गरीबी के पीछे का क्या कारण है। क्योंकि गरीबी के पीछे का कारण सिर्फ़ यही तो नहीं होगा कि रोज़गार नहीं है। हो सकता है कि लोग स्किल नहीं हैं, या हो सकता है लोगों के पास वो डिग्री नहीं है, या हो सकता है कि लोगों के पास वो रिसोर्स नहीं है कि उन्हें रोज़गार के बारे में पता चल सके, कहाँ पे क्या रोज़गार निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? गरीबी के पीछे का कारण असेस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि गरीबी के पीछे का क्या कारण है। तभी तो गवर्नमेंट उस हिसाब से चीज़ें बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, या जो भी चीज़ें होंगी। अगर गरीबी का कारण अनअवेयरनेस है, तो लोगों को अवेयर करेंगे। साथ में अगर ऐसी ज़रूरत है कि लोगों को स्किल करना है, स्किल्ड नहीं है लोग, तो उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएँगे गवर्नमेंट की तरफ से, या हो सकता है कुछ लोग अपना कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कुछ फंड वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ मॉनिटरल असेसमेंट दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे हो जाएँगी, ठीक है? और ये आपको जो सामाजिक जो सोशल वर्क लिटरेचर है, फंडामेंटल जो सोशल वर्क है, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी जो असेसमेंट है वो हेल्प करता है बहुत अच्छे से, ठीक है? इसके अलावा आपका जो भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है सोशल वर्कर को किसी भी चीज़ों को समझने के लिए, अपनी जो डिग्री है उसको समझने के लिए, तो वहाँ पे आपका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं सोशल जो नीड्स असेसमेंट है उसकी सिग्निफिकेंस में। इसके बाद आप आपका आता है सोशल एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप कोई चीज़ अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं, तो वो आपका एडाप्टेशन हो जाता है ना? आपने कोई चीज़ अपने अंदर एडॉप्ट कर ली। जैसे कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और हम खुद को उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढाल रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या एडॉप्टेशन है। जैसे कि अभी हम बात करें कि जो प्रोफ़ेसर्स या स्कूल टीचर थे, वो पहले ऑफ़लाइन क्लासेस में पढ़ाते थे, ठीक है? पहले ऑनलाइन का उतना चलन नहीं था, लेकिन कोविड के बाद से ये चीज़ें क्या हुई, बूम कर गई। अभी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, लोग टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। जो टीचर्स थे, उन्होंने खुद को इक्विप किया, स्किल्स जो कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सीख रहे थे। किसी ऐप को जो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, उनको सीख रहे हैं। ज़ूम कैसे चलाना है, आपका मीट ऐप कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। ठीक उसी तरीके से आपका जो ये सोशल केस वर्क है, यहाँ पे भी इसकी बात की जाती है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो कैसे किसी जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना? उसमें कैसे उसको अडॉप्ट कर रहा है, या जो चेंजेज़ है उसमें खुद को कैसे फिट करने की कोशिश कर रहा है। तो सोशल एडॉप्टेशन ये होता है, ठीक है? सोशल वर्क में आप समझ रहे हैं कि मतलब कि कोई समाज है, उसमें कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, जब कोई बदलाव आता है, या उसके मनोदशा में कोई बदलाव आ रहा है, उस दौरान वो कैसे खुद को उसमें फिट करने की जो एनवायरनमेंट उसकी है, करंट एनवायरनमेंट है, उसमें कैसे वो खुद को फिट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी का एज के बाद जो करें हम, कि जैसे ओल्ड एज जो लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि वो समाज में खुद को थोड़ा-सा कटा हुआ महसूस करते हैं। कहीं न कहीं वो फ़ील करते हैं कि हम उस तरीके से उतने इक्विप नहीं हैं जैसे बाकी लोग हैं। तो ये चीज़ें क्या है, लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो रैपिड तरीके से हुआ है ना? अर्बनाइज़ेशन जिस तरीके से हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। कंट्री जो होती है उसको प्रॉब्लम होती है जब अचानक से पॉपुलेशन चेंज होता है, बाकी चीज़ें जो बदलती हैं। तो एक चीज़ के बदलने से सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे को अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसे में सोशल एडॉप्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप सामाजिक अनुकूलन आपके अंदर होना चाहिए कि आपका आस-पास जो बदलाव हो रहा है आप खुद को उस तरीके से ढाल सकें, है ना? अब देखेंगे आप अभी आप पूछेंगे लोगों से कि नेट का पेपर या इसके बारे में आप पूछेंगे लोगों को कि पहले कैसा आता था और अभी कैसा आता है। तो चीज़ें चेंज हुई ना, पहले ऑफ़लाइन चीज़ें होती थी, लोग ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देते थे, बट अब ये पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से बदलेंगी और लोग उसमें कैसे खुद को एडजस्ट करने की या फ़ंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका सोशल एडॉप्टेशन में आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद आपका आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें कि एक जो व्यक्ति है, उसके आस-पास का जो वातावरण होता है, जो तत्काल वातावरण है ना? इमीडिएट फ़िज़िकल सराउंडिंग है, जिसमें उसका सामाजिक जो रिश्ता कह सकते हैं, सामाजिक रिलेशनशिप संबंध मतलब, ठीक है? उसका फैमिली लाइफ़, फ्रेंड्स का सर्कल, उसका वर्क प्लेस कलीग्स के साथ उसका रिलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा कल्चरल सेटिंग मतलब जिस सांस्कृतिक वातावरण में वो रह रहा है, उसकी बात की जाती है। ये उसका एनवायरनमेंट हो जाता है और इसमें वो बाकी जो लोगों के साथ जो उसके व्यक्ति हैं आस-पास, जो समाज है उसके साथ वो किस तरीके से फ़ंक्शन और इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो सोशल एनवायरनमेंट में ये आपका आ जाता है।
ये गॉड हैमिल्टन ने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब भी किया था कि सोशल इन्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड द इमीडिएट फिजिकल सराउंडिंग्स, सोशल रिलेशनशिप्स एंड कल्चरल सेटिंग्स. इट इज इन दिस सोशल इन्वायरमेंट इन विच डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल फंक्शन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर. मतलब कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और वो जो अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो फंक्शन है उनका समाज में एक व्यक्ति के तौर पे, वो उसको कर रहे होंगे. ठीक है, और ये आपका यहाँ पे रिलेशनशिप्स हो गए, और जो आपका कल्चरल सेटिंग होगा वो होगा. ठीक है, तो मैकाइवर ने इसे दो तरीके से डिस्क्राइब किया है कि जो इन्वायरमेंट होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं. एक आउटर होता है जिसे आउटर या फिजिकल वन कहेंगे, जिसको जो व्यक्ति है वो खुद मॉडिफाई करता है. ठीक है, और दूसरी चीज होती है इनर वन, जिसको जो उसका कल्चरल हेरिटेज होता है, जो वैल्यू, जो नॉर्म्स के थ्रू उसका जो एक डेवलप हुआ होता है, कंडीशनड होता है ना व्यक्ति, उसके अंदर जो सोशलाइजेशन जब उसका शुरू हुआ होता है, तो उस दौरान जो चीजें उसके अंदर आती हैं वो उसका ये इनर वन होता है. मतलब कि जो उसका इनर कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट होता है उसकी बात हम करते हैं. और सोशल इन्वायरमेंट जो होता है वो इन दोनों को मिलाकर ही आपका बनता है. ठीक है, और इसके अनुसार ही व्यक्ति जो होता है वो अपना एक सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है. ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं, सोशल इन्वायरमेंट. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. इसके बाद जो बात की जाती है वो है पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट. ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. तो पर्सन इन्वायरमेंट फिट जो होती है इसे कहते हैं, ये एक डिग्री है. डिग्री इन द सेंस कि जो व्यक्ति है उसका अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से वो खुद को फिट कर रहा है ना. आप जहाँ पे रह रहे हैं आप वहाँ पे किस तरीके से खुद को अनुकूलित कर रहे हैं, कैसे आप उसमें उस इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, इसका एक फार्मूला भी दिया गया था जो कि कर्ट लेविन ने दिया था, पी, और उन्होंने पर्सन ऑफ इन्वायरमेंट को पी से डिस्क्राइब किया है. और उन्होंने बात की है जो फंक्शन होता है, व्यक्ति किस तरीके से उस इन्वायरमेंट में फंक्शन कर रहा है, इस पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. जो इसको उन्होंने दिया था KSAS, मतलब कि जो उसका नॉलेज है, जो स्किल्स है और उसकी एबिलिटीज़ है ना, इन सबको जो वो उसका प्रेफरेंस हम कहेंगे, इनको कैसे वो मिला के कैसे किस तरीके से ये समीकरण बनता है कि वो अपनी जो उसकी पर्सनालिटी और वैल्यू और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसका मतलब एक उसका अपना जो एक वैल्यू है, गोल है अपने लाइफ का, जो भी उसने सोचा है, उसको किस तरीके से वो उस इन्वायरमेंट में समाहित करने की कोशिश कर रहा है, फिट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका आ जाता है पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट में, कि मतलब जो व्यक्ति है वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, जिसमें उसका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, मतलब कि कैसे वो उसके पास क्या नॉलेज है वो उसको यूज़ करेगा, स्किल्स को यूज़ करेगा, और जो उसकी एबिलिटी उसको यूज़ करेगा. और पर्सनालिटी ट्रेट, क्योंकि एक पर्सनालिटी मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है. अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो किस तरीके से खुद को उस इन्वायरमेंट में ढालने की कोशिश करेगा, एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो किस तरीके से करेगा, है ना. इसके बारे में हमने पर्सनालिटीज़ के बारे में भी जाना था, ट्रेट्स के बारे में जाना था पिछले वीडियोज़ में. तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं. ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनमें आपका वोकेशनल नॉर्म्स आ जाएगा, डिमांड्स ऑफ द जॉब आ जाएगा, मतलब कि आप जो भी जॉब आपका है उसकी डिमांड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपके कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी. और इस थ्योरी में मेन फोकस किया जाता है जो व्यक्ति है उसका, उसकी जो व्यक्ति की विशेषता है वो किस तरीके से वो उस इन्वायरमेंट में खुद को ढाल रहा है, और कैसे वो अपना जो इन्वायरमेंट है उससे तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा है, वो कैसे अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. मतलब एक व्यक्ति के समाज में रहने वो सारी चीज़ें तो अडॉप्ट करता है, लेकिन वो समाज में कैसे लोगों को प्रभावित करता है अपने व्यवहार से, वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, है ना. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों से प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को भी प्रभावित करते हैं. आप देख सकते हैं जैसे कि लीडर्स होते हैं. अब इसका हमने यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसके बाद आता है ये जो इसके 4 जो मॉडल्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें जो पहला मॉडल है पर्सन फिट, ये क्या होता है. तो इसमें जो व्यक्ति होता है उसका ये यहाँ पे देखा जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी जो सांस्कृतिक जो उसकी प्राथमिकताएं हैं, है ना, मतलब उसके जो कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं, दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके जो प्रेफरेंस है उनके साथ वो कैसे खुद को फिट कर पा रहा है ना. तो ये आपका इसमें आ जाता है, जैसे कि मेंटोर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए. तो ये लोग क्या है कि आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति का प्रेफरेंस अलग होगा. आप जाते होंगे, आप अपने कॉलेज में आपके प्रोफेसर हैं तो उनका आप देखोगे उनका जो प्रेफरेंसेज है वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, वो कैसे मैच हो रहा है, कैसे आप उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. एक जॉब में अगर आप होगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि आपका बॉस होगा, उसकी क्या प्रेफरेंसेज होंगे, है ना, वो क्या चाहता है आपसे, आप क्या चाहते हो करना. तो वो चीज़ें क्या आप कैसे उसके साथ डील कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है. दूसरी चीज़ आपकी आती है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट, मतलब कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, आप कहीं पे होंगे, जो आपकी संस्था होगी, आप इसको अपनी सोसाइटी से भी ले सकते हो. ठीक है, तो मतलब आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उसको ले सकते हो. तो वहाँ पे आपका कोर वैल्यू, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर वैल्यू होती है. आप कहीं पे भी काम कर रहे होंगे, कुछ कोर वैल्यूज होंगे, है ना, उसका कुछ कल्चर होगा.
तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका अपना कुछ कल्चर होगा, आपका कुछ बिलीव होगा, है ना, कुछ आपके वैल्यूज़ होंगे जिसको आप फॉलो करते होगे। अब उनके बीच में कैसे मैच कर रहे हो, कैसे फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन फिट जो आपका इसमें आ जाता है। इसके बाद आता है पर्सन और जॉब फिट। इसमें जनरली क्या होता है कि जो कैंडिडेट होगा, है ना, जो व्यक्ति जॉब में होगा, जो एम्प्लॉई होगा, उसकी जो पर्सनल स्किल्स है, नॉलेज है उसका, है ना, एबिलिटी है। एक जॉब में रहने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, उससे रिलेटेड कुछ स्किल्स होंगे, कुछ आपका स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, वो आपकी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप उस जॉब में किस तरीके से खुद को फिट पा रहे हैं। क्योंकि कोई जॉब होता है, कुछ जॉब रोल होगा तो उसका कुछ अपना कुछ डिमांड होगा, है ना, कि आपको एमएस एक्सेल आना चाहिए, आप सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, अगर आप एचआर हैं उसके लिए कुछ वो उनका कुछ स्पेशल कुछ क्राइटेरिया होगा, तो वहाँ पे आप उसको कैसे आप खुद को फिट कर पा रहे हैं और क्या आप सुटेबल हैं उसके लिए, आपकी जो स्किल्स, नॉलेज और आपकी डिग्री है या आपकी जो पर्सनैलिटी है, क्या वो मैच कर रही है, क्या वो फिट हो रही है, तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर आपका आता है पर्सन ग्रुप फिट। इसमें जो आपका आएगा, आप जब किसी टीम के साथ काम कर रहे होंगे, है ना, या आपके कोवर्कर होंगे या जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से आप किस टाइप के व्यक्ति के आप ग्रुप ओरिएंटेड काम करना पसंद करते हैं या इंडिविजुअल काम करना पसंद करते हैं, है ना। अब आपके कोवर्कर्स जो हैं आपके, आप उनके साथ क्या, अब आपकी कुछ चीज़ें होंगी ना कि आप चाहोगे कि आपकी जो टीम है वो इस तरीके से आपके साथ बिहेव करे, और आपके टीम वाले जो होंगे वो चाहेंगे कि आप अगर लीडर हो तो आप किस तरीके से उनके साथ बिहेव करो, या कोवर्कर हो आप उनके तो किस तरीके से बिहेव करो। तो ये सारी चीज़ें आप ग्रुप के साथ कैसे फिट हो रहे हो, ये आपका पर्सन ग्रुप फिट में आ जाता है, ठीक है। तो ये चारों मॉडल्स हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सोशल केस वर्क के होते हैं, ठीक है। सोशल केस वर्क का जो एक प्रोसेस होता है उसमें कुछ अपने जो सोशल वर्कर होगा, उस वो जब काम कर रहा होगा, केस वर्कर जो होगा, तो इसमें कुछ चीज़ों का उसे ध्यान रखना होगा, है ना। तो उस कंपोनेंट को ध्यान में रखना है, तो वो कंपोनेंट क्या है उसके बारे में में बात करेंगे। तो जो पर्ल मैंथ है उन्होंने सोशल केस वर्क प्रोसेस को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया था, जो कंपोनेंट थे, कि सोशल केस वर्क जो है एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कुछ सामाजिक कल्याण एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जिससे व्यक्तियों की हेल्प की जा सके, ठीक है, और मदद करने के लिए ये किया जाता है। मतलब इनका कहना था कि जो सोशल केस वर्क प्रोसेस जो होता है उसमें जो सोशल वेलफेयर एजेंसी है वो क्या करेगी, वो जो इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे क्लाइंट्स है, क्लाइंट की हेल्प करेगी। क्या हेल्प करेगी, तो कि वो कैसे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको फंक्शनिंग करने में, जो समाज में जो फंक्शनिंग कर रहा है, जो सोशल फंक्शनिंग वो कर रहा है, उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से कोप किया जा सके। कोप मतलब कि कैसे उसको प्रभावी ढंग से उसको हल किया जा सके, है ना, उसको कैसे डील किया जा सके, ये आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। और सोशल केस वर्कर जो होगा, जो सोशल केस वर्क होगा, इसमें जो आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो मुख्य रूप से वो पर्सन होगा जो कि जिससे प्रॉब्लम होगी। फिर प्लेस मतलब यहाँ पे एजेंसी से रिलेटेड है, मतलब जिस एजेंसी में वो जाएगा। फिर प्रॉब्लम होगी मतलब कि जो समस्या है उसे, डिप्रेशन या जो भी चीज़ें हैं, एंजाइटी है या जो भी समस्या है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल वर्कर होगा। प्रोफेशनल वर्कर मतलब वही सोशल केस वर्कर जो कि अपनी स्किल्ड सोशल केस वर्कर को कहेंगे। और प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस जो होता है आपका पूरे केस वर्क के दौरान, वो प्रोसेस होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से बताया गया है। पर्सन मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्सन है उसका मतलब क्या है, तो जो सोशल वर्कर है वो क्लाइंट को फोकस करता है यहाँ पे, है ना। पर्सन मतलब वो क्लाइंट जिसको जो प्रॉब्लम में है, जिसके साथ समस्या है। अब कोई व्यक्ति होगा उसी को समस्या होगा ना, तो यहाँ पे व्यक्ति का होना जरूरी है अगर प्रोसेस होना है तो, ठीक है। और जो यहाँ पे क्लाइंट होता है वो प्रोफेशनल, सॉरी, जो यहाँ पे सोशल केस वर्कर होता है वो एक प्रोफेशनल सोशल केस वर्कर होगा, है ना। तो उसका जो भी बात करने का तरीका या काम करने का तरीका होगा वो एक केस वर्कर के तौर पे, एक प्रोफेशनल वर्कर के तौर पे होगा, ठीक है। और वो क्लाइंट के साथ उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेगा, क्या हेल्प चाहिए, ये बाकी चीज़ें जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसमें देखिए क्लाइंट का मतलब कोई ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इसी एज का व्यक्ति होगा या इसी जेंडर का व्यक्ति होगा। समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, बड़ा बूढ़ा बच्चा आदमी किसी के साथ भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति होगा उसके जो भी समस्या होगी वो अपनी पर्सनल लाइफ से भी हो सकती है, सोशल लाइफ से भी हो सकती है ना। तो वो व्यक्ति अपनी समस्या के साथ पहुंचता है, ठीक है। तो वो पर्सन कहलाएगा आपका यहाँ पे क्लाइंट जो होगा, ठीक है। यहाँ पर्सन से उसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम भाई पर्सन है उसको प्रॉब्लम होगी तभी तो वो आया है आपके पास। तो प्रॉब्लम कोई हो सकती है, प्रॉब्लम कुछ होगी जो स्पेसिफिक होगी, है ना। उसकी कुछ उस प्रॉब्लम की कुछ स्पेसिफिक नीड भी होगी, कुछ या कोई पर्सनल कोई ऑब्स्टिकल होगा उस व्यक्ति का जो आया है आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है ना, या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है,
या सोसाइटी के साथ सोशल इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसे कहेंगे हम, रिहेबिटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए रिहेबिटेशन से रिलेटेड क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भूकंप पीड़ित है या ऐसा कुछ है, तो फिर उसके साथ उसको कोई ट्रॉमा है या फैमिली का कुछ ट्रॉमा है, फिर उसको सोशल लाइफ में अपने या पर्सनल लाइफ में उसे प्रॉब्लम आ रही है फंक्शन करने में, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। तो प्रॉब्लम मतलब कोई भी समस्या हो सकती है, ठीक है, जिसे सॉल्व करना उस व्यक्ति के लिए अभी पॉसिबल नहीं, वो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्लेस मतलब कोई सोशल सर्विस एजेंसी हो जाएगी, वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा जैसे कह सकते हैं, या ऐसा कोई भी काउंसलिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह आपका ये आ जाएगा, जहाँ पे कि हेल्प के लिए व्यक्ति जो क्लाइंट है वो आ रहा है। इसके बाद आपका प्रोसेस होता है जो एक समस्या केस वर्क में क्या होता है कि एक कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, उस स्टेप को फॉलो करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्लाइंट होगा उसको हम एक्टिव रखेंगे ताकि वो अपने प्रॉब्लम को समझे और खुद से उस प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है उस व्यक्ति को भविष्य में भी कोई समस्या आएगी, तो क्या वो फिर हमारे पास आएगा? नहीं, हमें इस तरीके से उसे कैपेबल बनाना है, उसका मेंटल थॉट प्रोसेस जो है इस तरीके से उसको करना है कि वो व्यक्ति उस तरीके से, अब उसका सोचने का तरीका जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा हो, ना कि प्रॉब्लम पे फोकस ज़्यादा करे, ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कर देना है उसको। तो इसमें कुछ प्रोसेस होगा जिसमें आपका आता है स्टडी, असेसमेंट, ट्रीटमेंट, है ना, इसके कुछ फेजेस हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और प्रोफेशनल सोशल वर्कर आपका होना चाहिए। जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर मतलब आप जो केस वर्कर है वो उसके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी फील्ड से वो रिलेटेड काम करने वाला है, केस वर्क से रिलेटेड, उसके पास सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए जो भी उसकी है, या जो चीज़ें हैं, और जो उसकी डिग्री है इसके रिलेटेड जो भी लाइसेंस वगैरह जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है प्रोफेशनल सोशल वर्कर, ठीक है। और जो व्यक्ति जो हेल्प के लिए आएगा वो क्लाइंट आपका होगा, जिससे हम पर्सन कह रहे होंगे। तो ये 5 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसमें ये 4 चीज़ें जो कंपोनेंट है, और 5वां जो इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए इस दौरान जो व्यक्ति डील कर रहा होगा, जो दिशा दे रहा होगा वो कौन होगा? सोशल वर्कर ही होगा, ठीक है। तो हमने बात कर लिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सोशल केस वर्क है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़रूरी है भाई, सिद्धांत नहीं जानेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि इनको ही ध्यान में रख के तो हमें पूरा केस वर्क करना है अपना। तो केस वर्क जो है इसमें जो ये हम कह सकते हैं इनको दिया था, जो फेलिक्स बाइस्टिक थे उन्होंने दिया था इसको, इन्होंने बताया था कुछ 7 इन्होंने अपने प्रिंसिपल बताए थे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल कितने थे, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बात की, हम जानते हैं सोशल वर्क जो है वो कहता है कि हर व्यक्ति यूनिक है, ठीक है। तो जब हर व्यक्ति यूनिक है तो जब वो अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा तो उसकी प्रॉब्लम जो होगी, उसकी जो नीड होगी वो भी तो यूनिक होगी, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है जरूरी नहीं है कि उसके पीछे का कारण या उसकी आवश्यकता जो है वो एक ही हो, ठीक है। तो ये बात करता है इंडिविजुअलाइजेशन कि हर क्लाइंट को आपको अलग तरीके से ट्रीट करना है, सभी को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं करना है, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से असिस्ट करना है, उनकी यूनिक नीड क्या है, उनके स्ट्रेंथ, उसका जो क्लाइंट उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या रहे हैं, मतलब उसकी जो सिचुएशन रही है, जो उसकी परिस्थिति रही है वो क्या रही है, और उसका जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसकी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी है। तो इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति को अलग तरीके से देखें, अलग नज़रिए से देखें, उसकी प्रॉब्लम को उसके तरीके से देखने की कोशिश करें, ना कि अपने तरीके से और एक ही तरीके से सबको सॉल्व करें, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ आती है पर्पजफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, मतलब यहाँ पे एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की बात की जाती है। आपको जो क्लाइंट है उसको इस तरीके से इनकरेज करना है कि वो जो उसकी प्रॉब्लम है वो खुलकर आपसे बता सके पूरी ईमानदारी के साथ, उसमें कुछ वो मैनिपुलेट ना करे, या ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि आगे वाला जो हमारा जो केस वर्कर है वो हमारे बारे में, हम अगर अपनी ये प्रॉब्लम बताते हैं या हम उसकी नज़र में कुछ ऐसी चीज़ उसने की होगी, उसे लगता कि वो गलत है और इसकी वजह से जज किया जाएगा, तो व्यक्ति वहाँ पे क्या करेगा, खुद को रोकेगा, है ना, वो उसे वहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट दें कि जो व्यक्ति है वो अपना जो एक्सप्रेशन है वो, मतलब कि पर्पसफुल एक्सप्रेशन है, फीलिंग है जो, उसको बता सके। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बताने लगे, जो ज़रूरत है उसे उस हिसाब से वो जो भी उसकी इमोशंस है, जो उसका थॉट प्रोसेस है वो उसको रखे, है ना, और उसको हेल्प करनी है हमें कि वो इस तरीके से अपनी चीज़ों को रखे कि अपनी प्रॉब्लम को एक कंस्ट्रक्टिव और पर्पसफुल मैनर जो है उसमें रखे, है ना, ताकि हम उसको हेल्प कर पाए कि वो अपनी समस्या को जब वो बता रहा हो तो उसे पता हो कि हाँ उसकी एक्चुअल समस्या क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है, वो उसके ऊपर भी ध्यान देता रहे। तो हमें कोशिश करनी है कि उसके
बताने के तरीके एक्सप्रेशन में वो हर चीज़ डिटेल में बताए, ताकि उसे भी वो चीज़ समझ में आए कि उसकी सिर्फ प्रॉब्लम जो दिख रही है, डिप्रेशन वो समस्या लेकर आया है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, वो जब वो बता रहा होगा ना अपनी अंदर की फीलिंग्स को, तभी वो चीज़ें वो खुद समझ पा रहा होगा। क्योंकि आप देखते हो, आप जब किसी को कोई चीज़ समझाते हो, उस टाइम पे आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो अलग तरीके से होता है। आप उसको एकदम डिटेल में आप किसी को समझाने की जब कोशिश करते हो, तो वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपका आता है कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ मतलब कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, उसको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उसको एक बैलेंस वे में अपनी एम्पैथी दिखानी है ना? ऐसा नहीं है कि एकदम इमोशनल होके एंगेज्ड हो जाना है। अगर कोई जो क्लाइंट है वो अगर भावनाओं में बह रहा है, तो हम भी उसके साथ बह जाएँ, ऐसा नहीं करना है। हमें खुद को ध्यान में रखना है। हाँ, हमें एम्पैथेटिक होना है, बट ये नहीं करना है कि हम उसके इमोशंस के साथ हम भी उसकी प्रॉब्लम में ही खो जाएँ। हमें उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके उस चीज़ों को देखना होगा, ठीक है? तो कंट्रोल्ड आपका होना चाहिए इमोशन इन्वॉल्वमेंट, पर्पसफुल तरीके से आपको समस्या को सुनना है, ना कि सिर्फ़ इसलिए कि आप उसका दोस्त बन के और उसकी हाँ भाई हाँ, तुम्हारे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है, इस तरीके वाला आप मन में नहीं रखना है। हाँ, उसको आप दिखाइए कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप खुद खो जाएँ उसमें। आप उसके बाकी चीज़ों को भी, जो बिटवीन द लाइन जो चीज़ें होती है ना, जो चीज़ें नहीं वो बोल नहीं रहा है, बट वो मतलब वो उसपे जोर नहीं दे रहा है, बट बता रहा है, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो आपका इंडिविजुअल व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, उसको आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। वो ये नहीं है कि अगर वो इस तरीके से सोच रहा है, या वो इस कम्युनिटी से है, या फिर उसने कोई अगर अपनी लाइफ में कोई प्रीवियस कोई गलती की हुई है, तो आपको उसकी वजह से जज नहीं करना है कि हाँ भाई तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी है ना? ना चेहरे पे आपके दिखना चाहिए, ना आपके मन में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, तो आप जो एक कहते हैं ना, बायस्ड होके आप इस तरीके से काम करोगे, तो आपको अनबायस्ड होके करना है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, हाँ भाई इस व्यक्ति ने गलती की है, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे केस वर्कर हैं, हम उसको सॉल्यूशन देना है, ना कि उसको जज करने। तो यहाँ पे आपको नॉन जजमेंटल सपोर्ट देना है उसको, उसके जो सेल्फ वर्थ है उस सब चीज़ों को, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में उसकी हेल्प करनी है, अपनी चीज़ों को वो समझ पाए व्यक्ति, उसको इस तरीके से सपोर्ट करना है ना? उसे गाइड करना है, मतलब गाइड इन द सेंस ये नहीं कि आप उसको सॉल्यूशन गाइडेंस कर रहे हो, मतलब कि वो अपनी चीज़ों को समझ पाए, आप उसको कोशिश कर रहे हो कि आप वो रास्ता देख पाए कि हाँ चलो ठीक है, हमारे साथ ये हमने गलती की, बट हम उसको कैसे सही कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, ठीक है? तो आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है। इसके बाद आपका आता है नॉट जजमेंटल एटीट्यूड, मतलब कि व्यक्ति किस जगह से है, उसके पास्ट लाइफ में उसने क्या किया है, या आपका जो बिलीव है, जो आपकी वैल्यूज है, क्या उससे उसका अपोजिट उसके साथ है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते नहीं करना है, हमें कहा हमें नॉन जजमेंटल रहना है। वो उसका रवैया, उसने जो अपनी लाइफ में किया है उसको हमें समझना है, चीज़ों को देखना है। हम उसको यहाँ पे हेल्प करने आए हैं, तो उसी तरीके से हमें उसे देखना है। अपना अप्रोच वहाँ पे हमें, जो हमारी जो सोच है उसको उस पे थोपना नहीं है। तो इस तरीके से कोशिश करनी है, ठीक है? उसको ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि उसे ये फ़ील ना हो कि भाई कि ये व्यक्ति हमें जो जज करेगा। उसे लगे कि हाँ, ये मुझे अनबायस्ड होके सुनेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ये मुझे जज नहीं करेंगे, है ना? बहुत बार प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन वगैरह के जो लोग होते हैं, उनके साथ ये समस्या होती है कि उन्हें लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है क्लाइंट का सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब कि जो क्लाइंट है वो अपनी समस्या को खुद समझे और अपने लिए फैसले ले। ऐसा नहीं है कि आप कह दे रहे हो कि चलो ठीक है, तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है तुम काउंसलिंग ले लो, या तुम्हें मेडिटेशन की ज़रूरत है तुम मेडिटेशन ले लो, तुम्हें डिप्रेशन की गोली खानी है तो तुम गोली खा लो। नहीं, उसको ये दीजिए मौका कि वो समझे कि हाँ, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मेरी क्या नीड है, मेरी जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन जो है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है कि मेरा सोचने का जो तरीका है वो सही नहीं है, या जो भी कारण हो सकता है, या उसके पर्सनल लाइफ में कोई समस्या उसके कारण से वो डिप्रेशन में जा रहा है, या उसका सोच जो है, ये सारी चीज़ें उसे खुद सोचने दीजिए, उसको अपना डिसीजन खुद लेने दीजिए, है ना? उसको हेल्प करिए आप कि वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए और उसके लिए क्या बेस्ट होगा, वो अपने हिसाब से, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके प्रेफ़रेंसेस हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले पाए। ये आपको उसमें सपोर्ट करना है उसको, ठीक है? इनेबल करना है। इसके बाद आपका आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, आप पे भरोसा कर रहा है ना? और केस वर्क जो होता है वो बहुत ही अधिकतर आप देखोगे बहुत सेंसिटिव मुद्दों को लेकर लोग आते हैं। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो एक उनको ये फ़ील होना चाहिए कि आपके साथ जो वो चीज़ शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अपना शेयर कर रहे हैं, जो अपनी थॉट फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, या उनका जो जो भी डेटा रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहीं और नहीं जाने वाली हैं, वो आप तक ही रहेंगी और वो सिर्फ़ उनके जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज़ होने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना है कि आप अपना ये जो चीज़ें हैं आप अपने बिना जो बिना ज़रूरत के और बिना जो हमारा क्लाइंट है उसके एक्सेप्टेंस लिए बिना भी उसका आप इन्फॉर्मेशन कहीं पे शेयर नहीं करेंगे। अगर उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है या आप कहीं रेफ़र कर रहे हो, तो आप उसकी यहाँ पे रज़ामंदी लेंगे कि हाँ, ठीक है,
आपको ज़रूरत है, तो हम इसलिए यहाँ पे आपकी ये जो डिटेल्स हैं आपके ट्रीटमेंट या बाकी चीज़ों के लिए हम शेयर कर रहे हैं। आप वहाँ से उससे डिस्कस करके ये सारी चीज़ें करेंगे। आप ऐसे ही किसी को हैंडओवर नहीं कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। इनके साथ जो हमारे प्रिंसिपल हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और इससे रिलेटेड आपको आगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिखेंगे इसी से निकल कर, लेकिन ये 7 जो है इनके ये मेन है। इसके बाद आता है आपका प्रोसेस ऑफ केस वर्क, जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि केस वर्क का प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो देखिए केस वर्क जो है इसका ये प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। प्रॉब्लम को अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जो एक तरीका होता है सॉल्व करने का यही होता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक तरीका है। इसको ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और ये प्रूवन है। तो लोग इसको फॉलो ही करते हैं, तभी चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका इनटेक। इसमें क्या होता है, ये आप इनिशियल कॉन्टैक्ट के तौर पे देखेंगे। जब शुरुआत में जब क्लाइंट और जब केस वर्कर मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। आप कहीं जाते ही, आप कहीं पे जाओ, मतलब कोई क्लाइंट आपको आएगा तो आप आते ही उसका प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करने बैठ जाओगे, हाँ चलो डिप्रेशन है क्या बात है, नहीं। ऐसे वो भी फ्री नहीं होगा, उस तरीके से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो आप वहाँ पे एक माहौल बनाओगे, एक उसे एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे जहाँ पे वो अपने आप को ऐसा फ़ील कर सके कि वो आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकता है, प्राइवेसी है उसके साथ, है ना? उसको कॉन्फिडेंस रहे आप पर। तो वो चीज़ें आपकी होती हैं, यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हो जो ज़रूरत होती है ना? उसके रिलेटेड जो उसकी बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड उसकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, डेटा वगैरह आप उससे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेते हो। फिर इसके बाद आता है आपका स्टडी, जहाँ पे आप इन डेप्थ स्टडी करते हो, मतलब जो व्यक्ति है उसके सिचुएशन के बारे में आप जानते हो, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, है ना? उसका जो सोशल सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है ना? उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी, ये सारी चीज़ें क्या आप उसकी स्टडी कर रहे हो, उसका आप एक्सप्लोर कर रहे हो, उसकी जो उसकी एनवायरनमेंट है उसके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएँगी आपकी, आप स्टडी कर रहे होगे, उसकी फीलिंग्स, उसके लाइफ गोल्स या जो भी चीज़ें उसने आपको बताई होंगी वहाँ पे, आप जितना डेटा आप उससे जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है उस प्रॉब्लम का। उसी हिसाब से तो आप प्लान वगैरह कर पाओगे। इसके बाद आपका आता है सोशल डायग्नोसिस, जिसमें आप उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो कि भाई हाँ चलो, अपनी ये सारी डेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब आप पहचानोगे कि भाई चलो इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो उसने दसों बताई होंगी, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमें पहले सॉल्व करना है, और उस प्रॉब्लम का क्या रूट है, मतलब जो एक जड़ होती है ना प्रॉब्लम की, वो क्या है, आखिर उसके पीछे का समस्या क्या है। डिप्रेशन जो है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, उसको आप समझोगे, है ना? फिर उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि उस प्रॉब्लम को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, है ना? ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे सोशल डायग्नोसिस के दौरान। फिर इसमें उसके आप आस-पड़ोस, फैमिली वगैरह सबके बारे में जानोगे, स्टडी करोगे, डीप एनालिसिस करोगे कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? और फिर उस हिसाब से आप उसके लिए एक प्लान वगैरह प्रिपेयर करोगे। जो भी उसके साइकोलॉजिकल, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, फिर बाकी चीज़ें करेंगे। अब ट्रीटमेंट आता है इसके बाद, जो चौथे नंबर पे है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप एक गोल सेटिंग करोगे, है ना? अब आपने उसकी सारी समस्या जान ली, उसके पीछे का प्रॉब्लम जान लिया, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कुछ गोल बनाना होगा। शॉर्ट टर्म गोल होंगे, लॉन्ग टर्म गोल होंगे, है ना? क्योंकि केस वर्क में अधिकतर ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों को 4-5 ऐसे करके कुछ सेशंस लेने होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, जब लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म गोल्स आपके क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, आपको किस तरीके से क्या यूज़ करना है, कौन से टूल्स टेक्निक यूज़ करने हैं, क्या इंटरवेंशन आपकी प्लानिंग होगी, है ना? कोई पर्सनलाइज़्ड गोल होगा जो आपको, या प्लान होगा जो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी, आप किस तरीके से करोगे, काउंसलिंग से करोगे या फिर आप मेडिटेशन के थ्रू करोगे, मतलब उसे क्या आप सजेस्ट करोगे, या मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी क्या? या उसकी फैमिली के साथ आप फैमिली काउंसलिंग करोगे। ये चीज़ें आप क्या डिस्कस सारी चीज़ें जब पता करोगे तो इसी में ये सारी चीज़ें आप करते हो ना, तो प्लान बनाओगे एक अपना बेसिक, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको ऐड करके, ठीक है? और क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या आपको कोई काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर उसमें चाहिए, या फिर केस वर्कर वो चीज़ सॉल्व कर सकता है, या कोई एजेंसी से कोई हेल्प चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, आपने जो प्लान वगैरह बनाया होगा उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं। और कैसे आप मॉनिटर करने वाले हो अपने इस पूरे प्रोसेस को, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि असेस करने का आपका तरीका क्या होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस कर पाओ, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम को समझते ही रह जाओ। तो प्लान को ऐसे प्रिपेयर करना है कि उसकी मॉनिटरिंग भी आप सही से कर पाओ, हवा-हवाई चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमने इसे समझा दिया है आपको, ठीक है? इसके बाद आपका आता है टर्मिनेशन। अगर आपने, जैसे कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, चीज़ें आपको सही लगी और क्लाइंट की तरफ से वो भी संतुष्ट है, उसे भी लग रहा है कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, और अगर मुझे ऐसा कुछ इन फ्यूचर मान लीजिए आ जाती है कोई समस्या, तो मैं इसको कैपेबल हूँ कि मैं इसको डील भी कर पाऊँगा, मैं इस लायक हूँ, या फिर अभी जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैं इससे संतुष्ट हूँ, मेरी समस्या का समाधान हो चुका है।
है ना? ये सारी चीज़ें आप देखोगे, क्लाइंट के साथ भी डिस्कस करोगे। अगर ज़रूरत होती है तो आप उसको फिर क्लोज़ करोगे, है ना? फीडबैक वगैरह लेके। और यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट के कहने पे आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो ना केस वर्कर के, दोनों को लगना चाहिए कि नहीं, हाँ, प्रॉब्लम एक्चुअल जो थी वो सॉल्व हो चुकी है, हमारा जो गोल हमने बनाया था उसको हमने अचीव कर लिया है, ठीक है? इंटरवेंशन जो करने चाहिए थे वो कर लिए, जो सर्विस चल रही थी, आवश्यकताएँ पूरी हो चुकी हैं, है ना? सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ही आप इसको क्लोज़ करोगे, ठीक? तो टर्मिनेट कर दोगे। इसके बाद जो होता है इवैल्यूएशन, ओवरऑल असेसमेंट के दौरान आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो, आप इवैल्यूएट करते रहते हो कि आपका जो प्रोसेस है वो सही तरीके से जा रहा है ना? आपकी सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं, इसको ध्यान में रखना है और लास्ट में भी आप देखते हो कि आपने जो पूरी जो प्रोसेस जो था उसको क्या आपने सही ढंग से किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ आपसे गलती हुई या कुछ छूट गया हो। और जो चीज़ें यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी है, ये इन फ्यूचर मेरे काम आ सकती है, वो चीज़ आप अपने लिए एक असेसमेंट के तौर पर रख सकते हो। और क्लाइंट से आप फीडबैक लोगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके कुछ ओपिनियन अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर, इस प्रोसेस के दौरान उसे कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आप इस दौरान अपना नोट डाउन करते हो, आप अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हो अपने लिए, ताकि वो आपके फ्यूचर में भी हेल्प कर पाएँ। और मान लीजिए कभी ऐसे कोई आप चले जाते हो और कोई दूसरा व्यक्ति भी आता है और कभी उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी वगैरह उसे कुछ करनी हो तो उसके पास भी एक पर्याप्त, उस एजेंसी के पास भी चीज़ें रहें, ठीक है? तो ये आपका पूरा होता है और ये हिंदी में रहा यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने आज अपना पूरा केस वर्क के जो प्रिंसिपल और जो प्रोसेस वगैरह था हमने इसके बारे में आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे की जो केस वर्क से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो अभी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।